नमस्कार दोस्तों। आज हम इम्पैक्ट टफनेस का पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे टेस्ट पीस को लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है, टेस्ट पीस को कैसे काटते हैं, हीट अफेक्टेड जोन में से कैसे टेस्ट पीस को काटते हैं, वेल्ड मेटल में से कैसे टेस्ट पीस को काटता है, बेस मेटल का अगर ज़रूरत है काटना है तो कैसे काटेंगे, वो सब चीज़ काट के फिर हम लैब के अंदर कैसे उसका टेम्परेचर फॉल करवाएंगे और फॉल करवाने के बाद कैसे वो उसमें रखेंगे जौ के अंदर और कैसे फिट करेंगे और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ के बारे में पूरा हमने डेप्थ में डिस्कस किया कि भाई इम्पैक्ट टफनेस का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसके बाद में कैसा होता है, एक्सेप्ट कैसे होता है, रिजल्ट कैसे आते हैं तो कैसे एक्सेप्ट करना, वो सब चीज़ के बारे में। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में कि भाई इम्पैक्ट टफनेस हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा तो टेस्ट पीस है, हमारा जॉब है, वो इम्पैक्ट टफनेस उसमें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा? उसके बारे में आज हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो हम जल्दी-जल्दी बात कर लेते हैं। 4P इम्पैक्ट टेस्ट में जनरली हमने ये कल हमारा लास्ट सेशन जो हुआ पार्ट 1 में उसमें डिस्कस किया। टेस्ट प्रोसीजर टेस्ट प्रोसीजर जनरली हमको 2 से फॉलो करना पड़ता है। एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 यूजी 84 के हिसाब से या एएसएमई सेक्शन 2A एसए 370 के बारे में। एसए 370 भी लास्ट पार्ट 1 में हमने दिखाया था कि कैसे उसमें भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है वो, या एएसटीएम ई23 में भी हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर वेसल बना रहे हैं तो हमको फॉलो करना है सेक्शन 8 डिवीजन 1 यूजी 84। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है टेस्ट स्पेसिमेन, सी में लिखा है, देखिए टेस्ट स्पेसिमेन ईच सेट ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन शेल कंसिस्ट ऑफ 3 स्पेसिमेन। तो मतलब आप कोई भी इम्पैक्ट टफनेस करने जा रहे हैं, आपको 3 टेस्ट पीस निकालना पड़ेगा। वो तीनों टेस्ट पीस को निकाल के फिर आप तीनों का रिजल्ट लेंगे, तीनों के बाद लेने के बाद फिर उसमें एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू के बाद मिनिमम जो वैल्यू रहता है वो निकालेंगे और उस वो ग्राफ में देख के निकालने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा इम्पैक्ट टफनेस सही है कि गलत है। एक्सेप्टेंस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े आपको एक थोड़ा जल्दी बात कर लेता हूँ कि कोई भी टेस्ट पीस होता है, वो जनरली उसका साइज कितना रहता है, टेंसाइल का टफनेस, टेंसाइल टेस्ट जो रहता है उसमें हमने देखा, बेंड टेस्ट का हमने ऑलरेडी सेक्शन 9 में हमने ऑलरेडी बात किया कि कितना-कितना टेस्ट पीस का साइज़ होता है। लेकिन इम्पैक्ट टफनेस में हमारा जनरली स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो 10/10 इंटू 10/10 55 ऐसा करके, तो आपको 55 लेंथ रखना है और आपको ग्रूव जो बनाना है वो 45 का ग्रूव बनाना है और आपका अंदर पे ग्रूव जो है वो मिनिमम उसका रेडियस जो है 0.25 होना चाहिए और एकदम अंदर डेप्थ तक ग्रूव जो है वो 2 तक जाना चाहिए और 10 थिकनेस, 10 विड्थ, इतना आपका स्टैंडर्ड साइज है। ये तो आपको पता चल गया कि चलो ये स्टैंडर्ड साइज है। कभी-कभी ऐसा कंडीशन आता है कि आपको 8 का आप पीक्यूआर बना रहे हैं, उस टाइम पे आपका स्टैंडर्ड साइज आप नहीं नहीं निकाल पाएँगे। स्टैंडर्ड साइज तो हमारा था 55 का, ठीक है, लेंथ हम निकाल देंगे, लेकिन थिकनेस तो हमारा 8 का पीक्यूआर है, तब हम नहीं निकाल पाएँगे। तब हमको क्या करना है? तब हमको टेम्परेचर रिडक्शन का एक टेबल है, वो देखना है। वो यहाँ पे टेबल नंबर यूजी 84.2 में दिखाया गया है। यूजी 84.2 कैसे रीडिंग करना है, वो मैं जस्ट बोल देता हूँ। 4P इम्पैक्ट टेस्ट टेम्परेचर रिडक्शन, देखो यहाँ क्लियर वर्ड है, टेम्परेचर रिडक्शन बिलो मिनिमम डिजाइन मेटल टेम्परेचर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका क्लाइंट आपको बोला कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट में मुझे ये मेरा प्रोजेक्ट में मुझे मेरा -46 पे इम्पैक्ट मेरा चाहिए, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा मेटल टेम्परेचर वर्किंग में जो जाता है एमडीएमटी, वो जो है वो हमारा -46 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -46 पे इम्पैक्ट करना, वो आपको पता चला, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक पीक्यूआर बनाएंगे। पीक्यूआर चलो आपने 10 से ऊपर का बनाया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10-10 का थिकनेस, 10 थिकनेस, 10 विड्थ, 55 लेंथ अभी हमने डिस्कस किया, वैसा आप बना देंगे। तब आपको -46 पे कर देंगे, क्लियर कर देंगे। लेकिन इम्पैक्ट टफनेस का आपको थिकनेस वैल्यू जो है वो अब अप टू 6 आपका रहता है, हाफ टी टू 2T, और 6 से अबव रहता है मिनिमम 60, मैक्सिमम एज पर टेबल नंबर QW 451 के हिसाब से जो दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तब
आप यहाँ पे फंसेंगे इसके लिए, जब आप फंसते हैं तभी ये टेबल आपको देखना है कि आपका पी क्यू आर आप 8 mm का बना रहे हैं, आपका पी क्यू आर 6 mm का बना रहे हैं, तब आप स्टैंडर्ड साइज तो मेंटेन नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड साइज 10 mm का था, तब आप 10 mm का करके फिर आप -46 पे कर लेके आप क्लियर कर देते हैं, इम्पैक्ट टफनेस तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका पी क्यू आर इतना 8 mm का है, तब आपको साइज कितना, टेम्परेचर कितना आपका रिडक्शन होगा, -46 आपने आपके क्लाइंट ने बोला है, और आपका रिडक्शन कितना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 8 mm का पी क्यू आर बनाया और आपने टेस्ट पीस आपका 7 mm का बना, ठीक है, मैं उसमें मशीनिंग करके उसमें फ्लश ग्राइंडिंग मार के ये सब करके आपका 7 mm का टेस्ट पीस बन गया। 7 mm का टेस्ट पीस बन गया। यहाँ पे क्लियर लिखा है टेम्परेचर रिडक्शन फ़ारेनहीट और सेल्सियस। अगर मैं सेल्सियस की बात करूँ तो यहाँ पे 4 सेल्सियस रिडक्शन होगा। मतलब आपके क्लाइंट ने कितना बोला था, -46 पे, लेकिन अभी आपका टेस्ट पीस 7 mm का है। अब तो आपको -46 पे नहीं करना है, आपको -46 -4 इज इक्वल टू -50। तो आपको -50 डिग्री पे इम्पैक्ट करना है, तभी जाके वो इक्विवेलेंट -46 पे गिना जाएगा। समझ रहे बात। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि आपका 6 mm का टेस्ट पीस है, एग्जैक्ट जनरली यहाँ पे ही लोग ज्यादा फंसते हैं, यहाँ यही लोग जनरली ज्यादा पीक्यूआर लेते हैं 6 mm, क्योंकि 6 mm से हाफ टी भी क्वालिफाई हो जाएगा, मैक्सिमम 2T क्वालिफाई हो जाएगा। तो 6 mm का अगर टेस्ट पीस है तो थिकनेस आपका 3 mm से लेके 12 mm तक क्वालिफाई हो जाता है। तो जनरली 6 mm लिया, तब आप स्टैंडर्ड साइज क्या था 10 mm का, लेकिन आपके पास अभी 10 mm तो है नहीं, आपके पास तो थिकनेस 6 mm है। तब आपको टेम्परेचर रिडक्शन 8 डिग्री करना है, -8 डिग्री। यहाँ पे देखो क्लियर है बात, 8 डिग्री। तब आपका आपके क्लाइंट ने बोला था -46, तब आपको -46 -8 मतलब -54 पे आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपका -46 पे इक्विवेलेंट गिना जाएगा। हाँ, अगर आपके पास टेस्ट पीस 10 mm का था तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, 10 mm का बना लो, सीधा लैब में डाल दो, घुसा दो लैब में और लैब में इम्पैक्ट टफनेस कर दो -46 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड साइज से अगर आप कम आते हैं, स्टैंडर्ड साइज का थिकनेस से आप कम थिकनेस में जाते हैं, तब आपका क्लाइंट का जो थिकनेस आपने टेम्परेचर क्लाइंट ने बोला था, वो उसमें थोड़ा रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3 mm का आपके पास पीक्यूआर आपने बनाया है, तो -20 तक आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। आपका 6 mm तक आपका पीक्यूआर बन रहा है, तो 6 mm का आप टेस्ट पीस निकाल रहे हैं, तो -8 mm का आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। जो क्लाइंट ने बोला उसमें से ये रिडक्शन करना पड़ेगा। देखो दूसरी बात, यहाँ पे एक नोट लिखा है, फॉर टेबल नंबर यूसीएस 23 मटेरियल हैविंग स्पेसिफाइड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लेस देन 95,000 psi या 655 MPa when the subside चारपी impact test less than 80% of material thickness। देखो, आप कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका जो टेम्परेचर है, सॉरी थिकनेस है, आपका एग्जांपल के तौर पे 9 mm थिकनेस है, समझो आपका पी क्यू आर का 9 mm थिकनेस है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, 80% आपका थिकनेस रिडक्शन होगा, तब तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का 80% आप निकालिए, तो 9 का 80% रिडक्शन होता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी देखो 7.5 है और यहाँ पे 7 है, तब आप कभी कभी 7.3 भी हो सकता है आपका टेस्ट पीस का थिकनेस, तब आप 80% तक आप एक्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है, वो भी किसमें, यूसीएस 23 का मटेरियल ही। यूसीएस 23 का मटेरियल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है, इतने मटेरियल के बारे में ही ये बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूसीएस 23 जो है, ऐसे 36 लेके यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल लिखा हुआ है, वो इतना मटेरियल की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 516 ग्रेड 70 वो सब चीज आता है, ठीक है, 516 वो सब भी आ जाता है। ओके, तो अभी हम कहाँ पहुंचे थे, हाँ, ये हमारा टेबल नंबर यूजी 84.2 है, वो स्पेसिफिक मटेरियल के लिए है, स्पेसिफिक टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए है, और आप जितना थिकनेस लोअर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर रिडक्शन करना है वो हमको देखना है। लेकिन कभी कभी रिडक्शन की जगह कभी प्लस भी करना पड़ता है भाई, कभी ऐसा भी कंडीशन आता है। मैं आपको ये कंडीशन समझाता हूँ कि देखो, ये टेबल नंबर 84.4 ये क्या दिखाता है, इम्पैक्ट टेस्ट टेम्परेचर डिफरेंट, ठीक है। नॉट इसमें क्लियर लिखा है, देखिए नॉट यहाँ पे नॉट 1 लिखा है, देख रहे हैं, वो नॉट 1 यहाँ पे क्लियर है। इम्पैक्ट टेस्ट टेम्परेचर मे बी वार्म्ड, वार्म्ड मतलब और हीट, वार्म्ड मतलब हीटिंग,
ठीक है, हीटिंग साइड, देन द मिनिमम डिजाइन टेम्परेचर में भी अमाउंट शोइंग। देखो एग्जांपल के तौर पे आपके पास 55 psi का KSI का मटेरियल है, ठीक है, 516 ग्रेड 55 ऐसा करके समझो आप, KSI मतलब आपके पास 55 KSI का एक मटेरियल है। तब आप टेम्परेचर वार्म्ड कितना कर सकते हैं? आपके क्लाइंट ने बोला -46, लेकिन आपके पास मटेरियल वो आपके पास था 516 ग्रेड KSI 55 का, तब आपका 3 mm तक आप वार्म्ड कर सकते हैं। मतलब -46 बोला है, प्लस आप 3 करिए तो -43, थ्री थ्री प्लस करना है, ठीक है, तब आप जा सकते हैं। -43 पे आप अगर इम्पैक्ट टफनेस कर देंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मटेरियल है वो 40 KSI से कम है, ठीक है, तब आप 6 डिग्री तक आप प्लस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मटेरियल कुछ एग्जाम्पल के तौर पे 516 ग्रेड 40 का है, समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो मटेरियल है, तब आपको ये कोड में देखना है कि आप कितना प्लस ले सकते हैं। कभी कभी एक्सेप्टेबल लिमिट, कभी आपका आप -46 पे करने जाएंगे वही टेम्परेचर में, तब आपका टेस्ट पीस फेल हो जाएगा। तब आपको ऐसा भी देखना पड़ेगा, कोड ऐसा कुछ दिखाता है माइनस टेम्परेचर -46 की जगह आप थोड़ा कम कर सकते हैं, ऐसा है तो यहाँ पे है। अगर 40 से कम आपका KSI आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तब आप 6 mm तक प्लस कर सकते हैं। आपका क्लाइंट ने बोला -46 +6, तो आप -40 पे भी आप इम्पैक्ट टफनेस करेंगे तब भी वो इक्विवेलेंट -46 पे ही गिना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होने का कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। आपका टेस्ट पीस का साइज देखो, ये टेबल नंबर 84.2 जो है वो टेबल नंबर में आपका स्टैंडर्ड साइज से आप कम साइज में आते हैं, तब आपको टेम्परेचर कितना और माइनस लेके जाना है, तब जाके वो हमारा क्लाइंट ने बोला वो इक्विवेलेंट होगा। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपके पास पे एक मेटल PQR आप बना रहे हैं 6 mm थिकनेस का, और आपने वो टेस्ट पीस मशीनिंग ग्राइंडिंग सब चीज करके रेडी किया और उसका थिकनेस 6 mm आया आपका टेस्ट पीस का, ठीक है। आप इम्पैक्ट टफनेस का जो 3 टेस्ट पीस ले रहे हैं उसका 6 mm थिकनेस आया, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज क्या था? 10 mm था, आपको तो 10 करना चाहिए था, लेकिन आपने 6 लिया। तब आपके क्लाइंट ने बोला 40 डिग्री मेरा -40 डिग्री पे मेरा इम्पैक्ट करना है, ऐसा समझ लो। -40 पे आपका क्लाइंट का या आपके प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट था, लेकिन अभी आपने 6 का टेस्ट पीस लिया, तब आपको 8 डिग्री माइनस और करना है। तो 40 -40 -8 इज इक्वल टू -48 पे आपको इम्पैक्ट टफनेस करना पड़ेगा। अगर आपका टेस्ट पीस का साइज 10 mm का था, तब आप -40 का कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपका साइज अगर 6 mm है टेस्ट पीस का, तब आपको वापस -8 और जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि आपका टेस्ट पीस जो आपके क्लाइंट ने बोला है वो उसके हिसाब से आपके प्रोसीजर के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं होता है, तब आपको टेम्परेचर प्लस भी कर सकते हैं। वो कितना कर सकते हैं? अगर इसमें भी कंडीशन है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ 40 KSI से कम है, तब आप 6 डिग्री तक आप प्लस कर सकते हैं। आपका KSI 55 का है, तब आप 3 तक प्लस कर सकते हैं। अगर 55 से ज़्यादा KSI का टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका है, तब आपको कोई रिडक्शन, जितना बोला है आपके क्लाइंट ने उतना ही आपको करना है। उसमें एक वापस एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक PQR है 10 mm थिकनेस का, 10 mm थिकनेस का आपने टेस्ट पीस निकाला 10-10 mm का, और इसमें आपका 55 KSI से कम KSI का वो मटेरियल था, तब आपके क्लाइंट ने -42 से बोला था टेम्परेचर, ठीक है, -42 मेरा इम्पैक्ट टफनेस का टेम्परेचर है, ऐसा आपके क्लाइंट ने आपके स्पेसिफिकेशन में बोला गया, ठीक है। तब आपका ये मटेरियल है तो इसमें आएगा, तो अब आप +3 कर सकते हैं। माइनस अगर आपका 42 -42 था, उसमें +3 करिए तो -39 हो गया। तो -39 पे भी आप इम्पैक्ट करेंगे तो वो भी -42 से इक्विवेलेंट ही गिना जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतने टेम्परेचर -39 टेम्परेचर पे आप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, वो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है, इसके लिए यहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं जनरली। अभी मैं है ना एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ समझाएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो कोई भी मटेरियल है,
आपको कैसे पता चलेगा कि भी इम्पैक्ट टेस्ट करना है कि नहीं करना है? आपको पता तो होना चाहिए ना। आपको कुछ पता नहीं है और आप ऐसे ही हवा में हाँ में हाँ मिला रहे तो वो सब नहीं चीज़ नहीं। आपको कैसे पता चलेगा? कोई भी पीक्यूआर आपके क्लाइंट ने नहीं बोला कि आपको इम्पैक्ट टेस्ट करना है कि नहीं करना है। आपको खाली जस्ट ऐसा बोल दिया, इम्पैक्ट टेस्ट एज़ पर आपका जो अंदर पे फ्लूइड सर्विस है उसके हिसाब से, ठीक है? तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जॉब में इम्पैक्ट है कि नहीं है? ड्राइंग में नहीं दिया है, किधर भी नहीं दिया है, तब आपको कैसे पता चलेगा? तो एकदम सिंपल बात है, आपको 4 कंडीशन फॉलो करना है। नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इम्पैक्ट टफनेस लोगों ने इम्पैक्ट इम्पैक्ट करके एकदम क्रिटिकल बना दिया है। एक्चुअली कुछ क्रिटिकल नहीं है, एकदम सिंपल है। इम्पैक्ट टेस्ट में आपको देखना है 4 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है UG20F आपको देखना है। कोई भी मटेरियल है, वो ये कंडीशन इसमें UG20F में दिया है, वो कंडीशन पास हो जाता है, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इम्पैक्ट टेस्ट करने का। लेकिन इसके बाद में आपको देखना है UCS 66A, वो कंडीशन आपका पास हो जाता है, तब आपको जाना है UC 66B में। वो कंडीशन पास हो जाता है, तो आपका चौथा कंडीशन आता है UCS 68C। ये तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन में आपका मटेरियल पास हो जाता है, तो आपको इम्पैक्ट टफनेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन में पास नहीं होता है, किधर भी फँसता है आपका मटेरियल, तब आपको इम्पैक्ट का ज़रूरत है। ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, एकदम सिंपल एग्ज़ाम्पल लेके, ठीक है? देखो, 48 केएसआई है, एमडीएमटी -25 फ़ारेनहीट है और कोइंसिडेंट रेशियो 0.85 है। यहाँ पे मैं फ़ारेनहीट इसके लिए लिया है क्योंकि मैं पूरा समझाऊँगा वो फ़ारेनहीट में समझाएगा, ठीक है? इससे पहले मैं थोड़ा एक चीज़ बोल देता हूँ, इम्पैक्ट टफनेस हम क्यों करते हैं? तो इम्पैक्ट टफनेस करने का रीज़न ये है कि हमारा मटेरियल जो है वो माइनस टेम्परेचर पे जाएगा, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो उसी की कंडीशन देखने के लिए हम जनरली इम्पैक्ट करते हैं। कभी-कभी क्या आपने देखा होगा, नाम सुना होगा टाइटैनिक का। टाइटैनिक बहुत अच्छा शिप था, उसमें अच्छा-सा कोस्ट भी डाला गया था, लेकिन उस टाइम पे इम्पैक्ट टफनेस जैसा कुछ भी नहीं था। उसी की वजह से वो माइनस टेम्परेचर गया और सडनली एक हैमर इफेक्ट आया, एक आइस उससे साथ टकराया और टूट गया। तो ऐसा टूटना नहीं चाहिए, लेकिन टूटा क्यों? पहले तो हमारे माइंड में यही आता है कि इतना अच्छा सा मटेरियल था, लेकिन टूटा इसके लिए क्योंकि कोई भी मटेरियल का माइनस टेम्परेचर में जाता है तो बिहेवियर कुछ चेंज होता है। उस टाइम पे ये सब चीज़ पता नहीं था। उसके बाद में इम्पैक्ट टफनेस का सब चीज़ आया और बहुत सारे ब्ला-ब्ला स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका प्रेशर वेसल है, वो माइनस टेम्परेचर पे जाएगा, तो सडन ब्रेक होने का चांस है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक ग्लास है, ग्लास जो उसको ऊपर से नीचे हम गिराएँगे ग्लास को, तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। लीड जो है, वो टूट जाएगा और कैसे टूटेगा? एकदम अच्छे से डिफ़ॉर्म होगा, अच्छे से फॉर्मल वे से टूटेगा, ठीक है? यहाँ पे भी एक वेसल दिखाया है कि कैसे टूटा है, देख रहे हैं आप। वरना कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ऐसा वेसल टूटा, लेकिन अगर इम्पैक्ट टफनेस की वज़ह से टूटता है, तो ऐसा ईज़िली अच्छे से आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा, टूटा हुआ वैसा टूटेगा। अगर आपने क्रैक देखा होगा, तो क्रैक जनरली आधा टेढ़ा-मेढ़ा होता है, ठीक है? लेकिन ये इम्पैक्ट टफनेस से कोई भी टूटता है मटेरियल, तो उसका बिहेवियर में क्या होता है? मटेरियल साइंस मेटलर्जी में उसके पार्टिकल है, वो मटेरियल एनर्जी जो होता है, वो एब्ज़ॉर्ब करता है। कुछ एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने के बाद अपने इनसाइड का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, वो टूटने लगता है। इनसाइड का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर टूटने के बाद अपनी साइज़ बड़ी-बड़ी कर लेता है और उसके बीच में गैप बन जाता है 2 पार्टिकल के बीच में, तो उसके बाद वहाँ से क्रैक हो जाता है, वहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है? ठीक है, हम अभी एग्ज़ाम्पल के आगे बढ़ते हैं। हमारा एक एग्ज़ाम्पल था, उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक मटेरियल है हमारा, ग्रेड 70 नॉर्मलाइज्ड प्लेट लिया है, 2 इंच का साइज़ है उसका, मिनिमम यील्ड है 38 केएसआई है, एमडीएमटी -25 फ़ारेनहीट है, कोइंसिडेंट रेशियो 0.85 है। तो हमने पहले देखा यहाँ पे कि हमको 4 कंडीशन में हमारा मटेरियल पास होना चाहिए। पहला कंडीशन है हमारा 20 एफ का,
वो कंडीशन में अगर हमारा मटेरियल पास हो जाता है तब हमको इम्पैक्ट करने का जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन है यूसीएस 66A एंड बी, उस कंडीशन में भी पास हो जाता है तब भी हमको इम्पैक्ट करने का जरूरत नहीं है। यूसीएस 68C वो उसमें भी पास हो जाता है तो हमको उसमें उसके बाद में ये मटेरियल में हमको इम्पैक्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन पास होने के लिए उसका भी क्या कंडीशन है वो एक एक देखते हैं। 20F, तो यहाँ पे मैं एक 20F दिखाया है, देखो UG20 डिजाइन टेम्परेचर, उसका एफ नंबर जो है वो, ठीक है, ये कंडीशन है। एफ नंबर क्या है, इम्पैक्ट टेस्टिंग पर UG84 इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेशर वेसल मटेरियल दैट सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग। मतलब हमको इम्पैक्ट टफनेस करने का जरूरत नहीं है। कब, ये 84 के हिसाब से हम जो इम्पैक्ट टफनेस कर रहे हैं उसका जरूरत नहीं है। कब, तो कि ये जो कंडीशन नीचे दिया गया है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हमको इम्पैक्ट टफनेस करने का जरूरत नहीं है। क्या कंडीशन है, मटेरियल शेल बी लिमिटेड P1 मटेरियल, मतलब कार्बन स्टील की मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेड 1-2 होना चाहिए या नहीं होगा, 1 और 2 दोनों में से कोई एक होना चाहिए। and the thickness defined in 66A shall be exceed given below। मतलब ये जो नीचे का क्राइटेरिया दिया गया है A B C D ऐसा करके, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया में फॉलो होना चाहिए। 13 mm फॉर मटेरियल लिस्टेड इन कर्व ए, तो हमारा मटेरियल तो 13 mm से ज्यादा है ना। हमारा मटेरियल का हमने एक कंडीशन लिया है, उसमें कितना कंडीशन है हमारा, 2 इंच का है, तब हमका हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और लेकिन कर्व ए में जाके हमको देखना पड़ेगा, कर्व ए में जाके हम जब देखते हैं तो अब हमको मटेरियल वो देखना पड़ेगा। एक मिनट में कर्व ए निकाल लेता हूँ। ये जो कर्व है, कर्व ए, ठीक है, ये कर्व जो है वो नॉट वन में 5 और 6 ग्रेड 70 है, ये हम पहले देख लेते हैं। ये हमारा नॉट 4 हो गया, ये नॉट 1 हो गया। देखिए 5 और 6 ग्रेड कर्व ए किसके लिए है, यहाँ पे जो नॉट 1 दिखाया गया है वही मटेरियल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखे ये दिखाया गया है उसी मटेरियल के लिए। तो नॉट ए में तो 5 और 6 ग्रेड 70 है नहीं, तो नॉट ए में से पास हो गया। नॉट बी क्या है, तो के इसमें 5 और 6 ग्रेड 70 है कि नहीं है वो भी देख लेते हैं। तो हाँ, नॉट बी जो है इसमें 5 और 6 ग्रेड 70 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा इफ नॉट नॉर्मलाइज्ड, लेकिन हमारा तो नॉर्मलाइज वाला है, तब हमको इम्पैक्ट करने का जरूरत नहीं है ये कर्वेचर बी के हिसाब से भी। तो ये भी पास हो गया, हमारा कर्वेचर बी भी पास हो गया। सी कर्वेचर क्या है, सी में 5 और 6 ग्रेड 70 इफ नॉट नॉर्मलाइज्ड, यहाँ पे भी ये ऐसा लिखा है नॉट नॉर्मलाइज। तो कर्व सी में भी हमको देखने का जरूरत नहीं है। कर्व डी जो है, क्योंकि हमारा मटेरियल हमने जो एज्यूम किया है मटेरियल, वो तो हमने नॉर्मलाइज्ड प्लेट एज्यूम किया है ना, तब हमको ये भी करने का जरूरत नहीं है। कर्व डी जो है उसमें क्या 5 और 6 ग्रेड 70 ढूंढते हैं, हाँ यहाँ पे है 5 और 6 ग्रेड 70 इफ नॉर्मलाइज्ड, मतलब यहाँ पे हमको कर्व डी देखना पड़ेगा। तो कर्व डी हम देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कर्व डी, ठीक है, हमारा मटेरियल 13 mm, तो कर्व डी में आप जाएंगे ऊपर तो -20 फ़ारेनहीट, क्योंकि देखो आपको सबसे पहले ऊपर जाना है। ये कर्व के लिए पहला जो पॉइंट दिया गया है वो ए कर्व के लिए है, ठीक है, 13 mm वाला जो है वो ए कर्व है। तो ए कर्व में तो हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ए कर्व तो 5 और 6 ग्रेड 70 के लिए तो है नहीं, उसमें मटेरियल नहीं दिखा रहा है। कर्व बी जो है वो 25 mm मटेरियल थिकनेस BCD कर्व, तो हमने वो BCD में देखा कि डी कर्व उसमें सेटिस्फाई होता है, बी एंड सी में हमारा नॉट नॉर्मलाइज है, लेकिन हमारा मटेरियल तो हमने एज्यूम अभी किया एग्जाम्पल लेने के लिए, तो वो तो नॉर्मलाइज लिया। तब हम यहाँ पे अगर देखते हैं हमारा 2 इंच का मटेरियल है, तो यहाँ पे फॉल होता है BCD कर्व में, ठीक है, ये लाइन में। तो यहाँ से हम जाएंगे तो -20 फ़ारेनहीट, ठीक है। देखो BCD तीनों कर्व के लिए है, तो हमको तीनों कर्व तो पहले देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे कर्व लाइन हमारा टच हुआ। यहाँ से फिर हम नीचे जाते हैं तो 20F तक, -20, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि -20 कर्व डी के अंदर हम देखते हैं तो यूसीएस कर्व डी में 1 इंच का लिमिट जो है एजम्पशन वो -20F तक हम मटेरियल को इम्पैक्ट नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन हमारा तो -25F है, तो ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ये कंडीशन वैसे तो सेटिस्फाई हुआ ना। हमारा तो -20F तक हम मिनिमम
टेंसाइल नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा तो एजम्पशन है यहाँ पे, सॉरी हमारा तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 20 फ़ारेनहीट का, -25 फ़ारेनहीट का, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं डी कर्व में। डी कर्व में हमने बात किया कि इफ नॉर्मलाइज होता है तब हमको वो देखना है, तो वो तो हमने बात कर लिया, ठीक है। अभी हम दूसरा 66 सॉरी अभी मैं दूसरा इसमें बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, मतलब यहाँ पे भी हम पास हो गए। दूसरा हमारा कंडीशन ये है, मटेरियल हमारा हाइड्रो टेस्ट होना चाहिए और न्यूमेटिक टेस्ट भी होना चाहिए। न्यूमेटिक टेस्ट होगा तो चलेगा, लेकिन हमारा हाइड्रो टेस्ट होना चाहिए। तो जनरली हम देखते हैं कि प्रेशर वेसल होता है, वो जनरली हाइड्रो टेस्ट होता ही है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंडीशन पास हो गया, हाइड्रो टेस्ट तो जनरली होता है, तो हमें इम्पेक्ट करने का जरूरत नहीं है हमारा ये मटेरियल में। अभी तीसरा कंडीशन क्या है, हमारा डिजाइन टेम्परेचर वार्म्ड, मतलब गर्म कितना तक जाएगा 345 और कोल्डर हमारा -29 अदरवाइज हमारा 20 तक जाएगा, ठीक है। आपने देखा हो ये 20 ठीक है। अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो -29, लेकिन हमारा तो 25 है, तो इससे भी आगे बढ़ गया है। ये तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमको अभी भी इम्पैक्ट करने का 20 तक करने का जरूरत नहीं है। अगर 20 से अंदर आता तो जरूरत था, हमारा तो 25 है, -25 तब हमको आगे और बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि थर्मल मैकेनिकल शॉक भी आपके वेसल में नहीं लगना चाहिए। थर्मल मैकेनिकल शॉक अगर आप लगता है तब आपको इम्पैक्ट करने का जरूरत है, थर्मल मैकेनिकल शॉक नहीं लगता है तब आपको इम्पैक्ट करने का जरूरत नहीं है। पांचवा कंडीशन है, साइक्लिक लोड इज नॉट कंट्रोलिंग डिजाइन रिक्वायरमेंट। तो साइक्लिक लोड भी आपके प्रेशर वेसल में लगना नहीं चाहिए, ठीक है। ये इतना पांच कंडीशन जो था वो 20 F का था, तो हमारा मटेरियल सभी में से निकल गया। 13 mm थिकनेस है नहीं हमारा, 25 mm थिकनेस से ज़्यादा है, तब हमारा BCD कर्व में हमारा -25 फ़ारेनहीट तक जा रहा है। 25 फ़ारेनहीट तक हमारा यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 20 फ़ारेनहीट तक हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। 20 हमारा तो लेकिन -25 है, तो हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। थर्मल मैकेनिकल शॉक नहीं लग रहा है, साइक्लिक लोडिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि वो भी हमारा पास हो गया। हाइड्रो टेस्ट है वो भी हमारा क्लियर हो गया। तो कंडीशन 1 हमने देख लिया, स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। स्टेप 2 में अगर जाते हैं, मतलब स्टेप 2 देखिए, हमारा पहला जो कंडीशन था, कोई भी मटेरियल है उसमें 20 F का 5 कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। 13 mm से ज़्यादा थिकनेस नहीं होना चाहिए तो चलेगा, 25 mm से थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तब चलेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन, हाइड्रो या न्यूमेटिक टेस्ट आपके वेसल में होना चाहिए तो चलेगा, इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। चौथा आपका है, आपका टेम्परेचर -20 फ़ारेनहीट से लेके 640, देखिए यहाँ पे लिमिट लिखा है ना, देखो लिमिट तो जनरली या हम क्या कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लिमिट लिखा है। तीसरा कंडीशन है 345 से हमारा 29 या फिर फ़ारेनहीट में बात करें तो 650 फ़ारेनहीट से लेके 20 फ़ारेनहीट के अंदर रहना चाहिए मटेरियल, तब भी हमको इम्पैक्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पे डेविएट होता है, हमारा 25 फ़ारेनहीट है, तो हमको और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। चौथा कंडीशन, थर्मल शॉक नहीं लगना चाहिए, मैकेनिकल शॉक नहीं लगना चाहिए, वो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब हमको आगे बढ़ना है। पांचवा चौथा कंडीशन हमारा ऐसा है कि हमारा हाँ साइक्लिक लोड नहीं लगना चाहिए, तो वो भी हो गया। अभी हम लोग दूसरा में जा रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा सेटिस्फाई हो गया 20 F। 20 F में हमने देखा कि हमने जो अभी एज्यूम किया वो मटेरियल 20 F में से निकल गया, ठीक है। अभी 66A एंड 66B हमको देखना है। तो 66A क्या है, तो वो हमारा देखिए, चेकिंग द टेबल नंबर UCS 66 and entering our thickness 2 inch, one left and moving across the curve D, we find the MDMT of thickness -4 Fahrenheit of this is assumption does not अप्लाई, आवर गोल इज -25 फ़ारेनहीट। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, आप सेक्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है उसको कन्वर्ट किया है टेबल में। तो मैं एक टेबल दिखा देता हूँ, देखिए ये टेबल, ठीक है। ये टेबल में आपको देखना है, ये टेबल में आपका मटेरियल का थिकनेस कितना है उसमें देखना है। तो आपका मटेरियल का थिकनेस 2 इंच है, कर्व एक की हिसाब से अगर आपका इम्पैक्ट टेस्ट आप देखें तब आपको 99 डिग्री तक आपको करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन
99 फ़ारेनहीट तक आपको करने का ज़रूरत नहीं है। बी कर्व में 63 फ़ारेनहीट तक आपको इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। सी जो है उसमें 26 फ़ारेनहीट तक आपका मटेरियल का इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। डी कर्व में -4 डिग्री फ़ारेनहीट तक आपको इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका तो असम्पशन -25 है, तो -4 को एक साइड रखिए, ठीक है। दूसरा, हमारा कोएफिशिएंट थर्मल कोएफिशिएंट सॉरी कोइंसिडेंट रेशियो जो है 0.85 हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा है, मैं आपको कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का एक टेबल दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे 0.85 ये जो टेबल है वो तीसरा टेबल है 66 बी का, ठीक है। सिक्स यूसीएस 66 बी में यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारा कोइंसिडेंट जो रेशियो है वो 85 मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0.80 से यहाँ से अगर हम यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैं वो लाइन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से हमने रेड लाइन ड्रॉ किया, तब हमारा -20 सॉरी 0.85 पे अगर मेजर करते हैं तो रिडक्शन हमारा कितना होता है -15 फ़ारेनहीट। तो 15 डिग्री फ़ारेनहीट यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन मतलब माइनस, आप याद रखिए रिडक्शन हम इतना कर सकते हैं। रिडक्शन का मतलब जो भी टेम्परेचर है उसमें से हम इतना रिडक्शन कर सकते हैं। तो हमारा वो कोइंसिडेंट रेशियो 0.85 था, इसके लिए हमने वो टेबल में देखा कि हमारा रिडक्शन आया -15 फ़ारेनहीट। तब हमारा 66 ए में -4 था, 66 बी में -15 था, तब हमारा टोटल मिला हमको -29 फ़ारेनहीट, -19 फ़ारेनहीट, -19 फ़ारेनहीट तक हमारा मटेरियल में कुछ इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। बी एंड सी 66 ए एंड 66 बी उसमें हमने देखा कि दोनों को मिलाया, तब हमको पता चला कि -90 फ़ारेनहीट डिग्री फ़ारेनहीट तक हमको इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा तो असम्पशन -25 फ़ारेनहीट का है, तब हमको आगे और बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 18 फ़ारेनहीट था तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, 16 फ़ारेनहीट था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 फ़ारेनहीट है तब भी आपको इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये हमको पता चलता है। लेकिन हमने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है कि चारों कंडीशन में पास हो जाए, वैसा एग्जाम्पल लिया, ठीक है। -25 फ़ारेनहीट, तो -25 फ़ारेनहीट हमारा है, हमने मटेरियल एज्यूम किया है। मटेरियल एज्यूम वापस दिखा देता हूँ, हमारा मटेरियल एज्यूम कैसा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा -25 फ़ारेनहीट जो है वो हमने मटेरियल एज्यूम किया है और थिकनेस उसका 2 इंच का है, 5/6 नॉर्मलाइज्ड प्लेट लिया है। अगर हम पहला कंडीशन से निकल गए क्योंकि वो पास हो गया, उसमें से हमारा मटेरियल फंसा नहीं। दूसरा 66 ए में निकल गए, 66 बी में निकल गए, उसमें भी हमारा मटेरियल फंसा नहीं। अभी हम चौथे कंडीशन में जाते हैं, वो कंडीशन यहाँ पे अगर सेटिस्फाई होता है तब भी ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है, यहाँ डॉट डॉट आ जाएगा। तब हमारा मटेरियल का अभी हम चौथा कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चौथा कंडीशन 68 सी क्या बोलता है। इफ, देखो क्लियर वर्ड बाय वर्ड याद रखिए आप। इफ पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज परफॉर्म्ड when it is not otherwise requirement of this division 30 फ़ारेनहीट मतलब 17 सेल्सियस 17 सेल्सियस reduction in impact testing assumption temperature may be given the minimum permissible temperature UCS 66 P1 मटेरियल। मतलब अगर आपका पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है, देखिए आपका मटेरियल में पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है, तब आपको इम्पैक्ट करने का कितने डिग्री तक, 30 फ़ारेनहीट -30 फ़ारेनहीट तक रिडक्शन जब होता है तब तक आपको इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका पोस्ट वेल हीट में ट्रीटमेंट नहीं है, तब आपको इम्पैक्ट टफनेस करने का ज़रूरत है। यहाँ पे यही क्लियर वर्ड है, ठीक है। लेकिन हमारा एजम्पशन कितना है -25, तब हमारा हमको ये देखना है कि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है कि नहीं है, हमारा वो कंडीशन है। तो देखिए 2 इंच का हमारा अगर एजम्पशन है, सॉरी हमने एज्यूम किया है हमारा मटेरियल, तो 2 इंच के हिसाब से हमारा यूसीएस 56 है, उसके हिसाब से तो हमको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तब हम अगर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करते हैं तब हमारा ये मटेरियल हमने एज्यूम किया है, जो हमने अभी यहाँ पे दिखाया, ये मटेरियल हमने एज्यूम किया है, उसमें इम्पैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है अगर इसमें पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है तो,
ठीक है। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं है तब हमारा 30 फ़ारेनहीट तक चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें ही आगे बढ़ते हैं। ओके, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। दिस वुड बी ओक्यूर इन नॉट बी टेबल नंबर दिस टेबल नंबर 56 P नंबर 1 मटेरियल कंप्लाइंग विद द वेसल एंड जनरल सर्विसेज एंड नो मैंडेटरी हीट ट्रीटमेंट ऑन दिस कोड। अगर मैंडेटरी हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे है तो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, चेकिंग द UCS 68C we find that cannot take the reduction because post well heat treatment is required। UCS 56 के हिसाब से हमारा 2 इंच का मटेरियल था, उसमें इसके लिए इम्पैक्ट टेस्ट इज डिजायर्ड और 25 फ़ारेनहीट। अगर आपको इम्पैक्ट टफनेस सॉरी पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट नहीं करना है तब आपको इम्पैक्ट टफनेस करना पड़ेगा। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आपका है तब आपको इम्पैक्ट टफनेस का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, चौथा कंडीशन ये है। तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है पार्ट 2। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को क्लियर ये बात एज पर कोड। देखो सब लोग अलग अलग बोलते हैं, हमको किसी की बात सुनना नहीं है, हमें कोड ही फॉलो करना है, हमको कोड के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। कोड जो बोलता है वही हमको करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये सभी टेबल आपको समझ में आ गए होंगे। ये मटेरियल का टेबल है और हमारा लास्ट में अगर इम्पैक्ट टफनेस है तो इम्पैक्ट टफनेस हमको किसके हिसाब से UG 84 के हिसाब से करना है। हमें याद रखिए हमारा एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, सॉरी ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, चारों कंडीशन में हमारा मटेरियल निकल जाना चाहिए। मैं फिर से थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। 20F का पहला कंडीशन ये है कि आपका मटेरियल P1 जो है वो आपका 13 mm मतलब हाफ इंच से ज्यादा थिकनेस है तब ये पहला कंडीशन। दूसरा 25 mm से थिकनेस से ज्यादा है तो BCD कर्व। तीसरा कंडीशन हमारा जो हाइड्रो टेस्ट और न्यूमेटिक टेस्ट होना चाहिए। पांचवा न्यूमेटिक टेस्ट नहीं होगा तो चलेगा लेकिन हाइड्रो टेस्ट तो कंपलसरी है। चौथा कंडीशन है हमारा, इसमें ही टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर लिमिट दिखाया उससे आगे है तब हमको इम्पैक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर है तो इम्पैक्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर मैकेनिकल ट्रेस और थर्मल शॉक कुछ लगता है हमारे वेसल में तब भी हमको इम्पैक्ट करने का जरूरत है। और चौथा कंडीशन है हमारा, साइक्लिक लोड लगता है तभी भी हमको करने का जरूरत है। UCS 66A में हमको कर्वेचर है, वो कर्व में देखना है कि हमारा कितना डिग्री टेम्परेचर तक हमारा मिनिमम चलेगा टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कर्वेचर दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये टेबल, ठीक है, ये टेबल आपको देखना है। ये टेबल में आपका कौन सा थिकनेस है वो थिकनेस आपको यहाँ पे रखना है। फिर वो कौन से कर्व में कितना टेम्परेचर तक हमारा चलेगा इम्पैक्ट टिफनेस किए बिना। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 1.5 इंच का मतलब 1.5 इंच का, या फिर आप यहाँ पे कुछ अलग ले लीजिए, चलिए 3 इंच लेते हैं, 3 इंच है यहाँ पे। ओके, 3 इंच का अगर आपका वेसल है, 3 इंच मतलब 75 mm का वेसल है, तब आपका ये कर्व में देखेंगे तो 110 फ़ारेनहीट तक आपको इम्पैक्ट टफनेस करने का जरूरत नहीं है। आपका MDMT इतना है तो आपको 77 डिग्री तक आपको जरूरत नहीं है। आपको 41 तक सी कर्व में जरूरत नहीं है और 11 फ़ारेनहीट तक आपका MDMT जब तक है तब तक कर्वेचर D में आपको जरूरत नहीं है। शर्त इतने हैं, सभी में मटेरियल का नॉट देखना पड़ेगा आपको, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो थर्मल कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो है, थर्मल कोइंसिडेंट रेशियो जो है वो इसमें रखना है और इसमें वो टेम्परेचर कितना रिडक्शन आता है वो देखना है। एग्जांपल के तौर पे आपका 0.85 है तो यहाँ से ऐसा नीचे आते तो -15 फ़ारेनहीट हुआ और ऊपर का हमारा जितना फ़ारेनहीट था वो उसका प्लस और माइनस करना है, तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता है तब आपको लास्ट जो कंडीशन UCS 68C जो है वो कंडीशन फॉलो करना है। 68C में लिखा है पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट या नहीं। अगर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है तो 30 फ़ारेनहीट तक आपको MDMT रिडक्शन करना पड़ेगा। और अगर आपका